मुझे लगता है यूपी पीसीएस अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। करंट अफेयर्स आप बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत मेजर बोल दिया था कि अगर मेरा ना हो तो सिर्फ मैसेज में बता देना नहीं हुआ, लेकिन उसका कॉल आया तो मुझे थोड़ा सा होप हुई कि शायद हो गया है, तो उसने मुझे बताया कि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। देखिए आपका है तो अच्छा, लेकिन मुझे लगता है मेरी पहली जो सैलरी जो जाएगी वो मेरे घर वालों के लिए है। एक तो भगवान का थैंक यू, मुझे मतलब मेरा प्लान है कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ एक बार, अगर मेरी सैलरी वगैरह आ जाती है तो मतलब मुझे जाना है वहाँ पर, ठीक है। ये चीज डेफिनेटली करनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं, बुक मैं खुद करती हूँ क्योंकि जैसे प्लस जैसे आप सपोज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक है तो आपको उसका 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी नहीं बोलूंगी कि अंदर से टूट गई और अपनी तारीफ नहीं कर रही उसमें मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, वो कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा से था। लेकिन डेफिनेटली जब मैंने कोई एग्जाम दिया और उसमें फाइनल में मेरा नाम नहीं आया है तो एक सेटबैक तो होता है कि यार इतना मेहनत करी नहीं हुआ, तो ये चीज़ हमेशा लगती थी। लेकिन मेरी मैम जो थी वो हमेशा बीच बीच में कॉल करके पूछती रहती थी, शीला गुप्ता मैम, की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो हमेशा बूस्ट करती थी। और सेम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा बूस्ट करते थे, चलो कोई बात नहीं इसमें नहीं हुआ अगले में हो जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा रहती है। प्लस आपके दोस्त अगर बहुत अच्छे जॉली नेचर वाले हों तो वो आपको बकअप करते रहते हैं हर वक्त कि तुम कर लोगी यार, क्योंकि हम सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस दिन आपका लक थोड़ा सा काम कर जाएगा आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, लगातार मैं यूपी पीसीएस का टॉपर कवर कर रहा हूं, तो अभी हमारे साथ अनन्या मैम है जिनका सिलेक्शन फाइनल रूप से यूपी पीसीएस में हो चुका है। मैम से जानने वाले हैं कि मैम ने कैसे कैसे तैयारियां की, कौन सी किताबें पढ़ी, क्या स्ट्रगल रहा, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि मैम आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? जैसे मैंने बोला अभी बहुत एक सरियल सी फीलिंग हुई जब मेरे दोस्त का कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है फाइनली, तो मुझे पहली बात तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसको बार बार बोला कि कंफर्म करके बता कि मेरा ही नाम है ना, तो ऐसी वाली फीलिंग थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो किसी में लास्ट में नाम नहीं आया कभी लिस्ट में मेरा। तो अल्टीमेटली जब यूपी पीसीएस 2023 वाले में मेरा नाम आया तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था कि अब मेरे पास एक जॉब है तो मैं लाइफ को आगे अच्छे से अपना जी सकती हूँ। तो जैसा कि मैम आप तैयारी कर रही थी, प्लान बी लेके चल रही थी या सिर्फ एक ही फोकस था यूपी पीसीएस? ये मैं जरूर इसका क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी कि इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन की प्लान भी कभी नहीं था, लेकिन देखिए जब प्रिपरेशन को 1-2 साल हो जाता है ना तो आपके पास प्रेशर जो है वो बिल्डअप होने लगता है। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे प्रिपरेशन में आते हैं उनके पास डेफिनेटली प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैम जैसे कि कई एस्पिरेंट होते हैं मुखर्जी नगर में, ओआरएन में, उसका 5 अटेम्प्ट हो जाता है, 6 अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें? मुझे लगता है अगर 1-2 अटेम्प्ट के बाद में ना हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो गलती नहीं पकड़ पाते हैं वो लोग बार बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं। मैं भी इनिशियली जैसे 2018, 19, 20 में मैं ऐसे ही दे रही थी यूपीएससी के साथ की चलो दे देती हूँ, तो लेकिन 2021 से मैंने बेसिकली प्रीलिम्स को ही पूरा मतलब फोकस किया, पूरा यूपी पीसीएस को फोकस किया है। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा वो सीसेट नहीं हो पाया था, बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आपकी गलतियां हो रही हैं, आपको वो गलती पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन चीजों की वजह से मेरा प्रीलिम्स रुक रहा है, क्योंकि सब बच्चों के पास सेम सोर्सेज हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या गलती है जो हम कर रहे हैं और हमारा प्रीलिम रुक जा रहा है, तो वो पता लगाना बहुत जरूरी है। जैसे 1-2 गलती मैं बताना चाहूंगी आपको कि बच्चे क्या करते हैं, बबलिंग गलत कर देते हैं, ओएमआर में मतलब ऑप्शन ही गलत फिल कर देते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आप 1-2 टेस्ट लगा कर देखिए, 2-3 लगाइए, कितने भी लगाइए, लेकिन उनको रिवाइज जरूर करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके मैम, यूपीएससी के साथ साथ मतलब पीसीएस की भी तैयारी करनी चाहिए या एक बार में सिर्फ एक ही एग्जाम रखना चाहिए फोकस? मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने इनिशियली यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बट मेरा वहां पर नहीं हुआ, सीसेट मेरा बार बार रुक रहा था, तो मैंने सोचा यार जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है और यूपी पीसीएस इज अ गुड ऑप्शन। जो बच्चे भी यूपीएससी कर रहे हैं उनके लिए यूपी पीसीएस क्रैक करना बहुत ज्यादा ईजी है मुझे लगता है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल यूपी पीसीएस ने अलाइन कर रखा है यूपीएससी जैसा, तो बहुत ज्यादा ईजी है। प्लस अब ऑप्शनल रिमूव होने की वजह से और ज्यादा मतलब एक होता है ना इक्वालिटी आ गई है। शायद एक नया पेपर 5 और 6 जुड़ा है। हाँ जी, इसमें क्या क्या आता है? तो ये बेसिकली जो ऑप्शनल हमारे रिमूव है यूपी पीसीएस से, उसी के बदले में क्या किया, पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल के एग्जाम्स डाले गए हैं, वो बेसिकली दोनों, उसमें सारी यूपी ओरिएंटेड चीजें होंगी, चाहे आपका म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी चीजें हैं सारा यूपी स्पेशल होगा उसमें आपका। यूपी स्पेशल बिल्कुल जी। तो मैम करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया था? करंट अफेयर्स जी बिल्कुल, पर्सनली मुझे लगता है यूपी पीसीएस अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो ये 2 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। करंट अफेयर्स आप बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत मेजर चंक मतलब 35 to 40 क्वेश्चन वेरी करते हैं और वो करंट अफेयर्स के ही होते हैं, वहां से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। सेकंड मैं बोलूंगी मैपिंग वाला जो पोर्शन है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो,
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली करंट अफेयर्स ली, बायजूस का एक मंथली करंट अफेयर्स आता था तो वो मैंने रेफर किया, प्लस मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी और उसके अपने नोट्स बनाती थी। न्यूज़पेपर के नोट्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो आपको करंट अफेयर में नहीं मिलेगी लेकिन आप न्यूज़पेपर से उसको कवर कर सकते हैं। तो मैं कंपाइल्ड वे में दोनों ही चीज़ें पढ़ती थी। ओके मैम, पूरे दिन की आप टाइम टेबल बताओ कि कैसे कैसे आप दिन की शुरुआत करती थी, फिर कैसे क्या होता था? सी मैं इनिशियली जैसे मम्मा को भी हेल्प करती थी घर में, तो मैं लाइब्रेरी मेरा 10 साढ़े 10 तक आना होता था और 10 से 7 तक का मैं स्लॉट रखती थी, लेकिन हर वक्त मैं नहीं पढ़ती थी, मैं बता दूं, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। मतलब मेरा इतना रेंज है भी नहीं कि मैं इतना पढ़ पाऊँ, तो आप 6 से 7 घंटे लगा लो, मैं इतना ही पढ़ पाती थी, बीच बीच में ब्रेक्स लेकर। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था। आप टारगेट्स बनाकर पढ़िए। मेरा हमेशा से शॉर्ट टर्म गोल रहा है कि मतलब आज मुझे ये कैसा चीजें होना चाहिए? डेली का होना चाहिए, वीकली या फिर एक मंथ का होना चाहिए? किस हिसाब मैं तो पर्सनली मतलब डेली बेसिस पर टारगेट बनाती हूँ। अगर सपोज मुझे पॉलिटी खत्म करनी है तो मैं एक दिन में टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे 5 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है सब्जेक्ट वाइज, और चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े, 20 पढ़ना पड़े, उसको खत्म करना है। अगर आप वो टारगेट्स एक्सीड कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर विल पावर की कमी है। जी मैम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई के दौरान अचानक मन नहीं लगता है, फिर कई लोग 3 दिन 4 दिन तक नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी। इस समय अपने आप को आपके साथ भी ऐसा होता था? बिल्कुल। तो फिर कैसे हैंडल करती थी आप? मुझे लगता है देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि मूड को लाइट रखना बहुत जरूरी है। तो अगर कभी कभार नहीं मन हो रहा है तो मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे एग्जाम निकालना है। तो चाहे भले ही आपका मन नहीं है बहुत पढ़ने का, लेकिन 2-3 घंटे ना एक टच होना चाहिए पढ़ाई से, कि चलो करंट अफेयर्स पढ़ लिए 2-3 घंटे, उसके बाद आप जितना मूवीज देखनी है, घूमना है, सब करो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम आने वाला 1 महीने बाद और हम अभी भी मूवीज देख रहे हैं। तो वो आपको तय करना है कि आपको अपना सिलेक्शन चाहिए या नहीं। जी मैम, आंसर राइटिंग वगैरह कब शुरुआत करनी चाहिए? मुझे लगता है आंसर राइटिंग मतलब आप डे 1 से स्टार्ट कर दो। जी। मतलब आप भले ही एक आंसर लिखो, भले ही देख कर लिखो, इनिशियली किसी चीज से, उसको किसी नोट से देख कर लिखो, लेकिन लिखो। क्योंकि मेंस में ना यही चीज बच्चों को पीछे खींच लेती है, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, 20 क्वेश्चन 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, और वो भी अच्छा करना है। तो मुझे लगता है आप इनिशियली क्या करेंगे, मैंने भी यही किया था, मैं देखकर लिखती थी। स्टार्टिंग में 1-2 आंसर लिखती थी, बस ये टारगेट रखती थी, देखकर लिखती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उसको अपने आप लिखना, टाइम के साथ लगाना स्टार्ट किया। और फिर मतलब प्री पर मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मेरा प्री रुक रहा था 2-3 बार से जी। तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज मैंने डेफिनेटली ली थी। मैं बोलूँगी टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, आप 2 चीज़ें एनालाइज कर पाते हो अपने बारे में कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं, 20 क्वेश्चन का, प्लस दूसरा अगर आप कुछ चीज़ें लैक कर रहे हो तो एवेल्यूएटर आपको बता सकता है कि आप कहाँ पर पीछे हो। तो मैंने मतलब दृष्टि की टेस्ट सीरीज ली थी मेंस के लिए, और मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही थी वो। मैम, इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी मतलब इम्पोर्टेंट है या नहीं? डेफिनेटली एनसीईआरटी आपका क्या फाउंडेशन है एक तरीके का, चाहे आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं या कोई और पीसीएस टारगेट कर रहे हैं। फाउंडेशन आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो बाकी चीजें क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा मतलब ईज हो जाता है। तो मैं बोलूंगी अगर जो बच्चे इनिशियली प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार एनसीईआरटी आप 1 महीने में इजीली कवर कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो चीजें। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी मस्ट चीज है जो आपको करनी चाहिए डेफिनेटली, अगर आपके पास टाइम है। जब मैम आपका मतलब पीडीएफ में नाम आया तो सबसे पहले मतलब किसने कॉल किया आपको? मुझे मेरा दोस्त है शिवम, मेरे साथ लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ते हैं, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका कॉल आया था सबसे पहले जी। हमारे ग्रुप में किसी का भी रिजल्ट आता है वही चेक करता है, तो वही ये एक जो बताता है कि कौन पास है कौन फेल है। तो उसका मैंने उसको बोल दिया था कि अगर मेरा ना हो तो सिर्फ मैसेज में बता देना नहीं हुआ। लेकिन उसका कॉल आया तो मुझे थोड़ा सा होप हुई कि शायद हो गया है, तो उसने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारा हो गया है इस बार। तो मैं बहुत खुश थी, सबसे पहले उसी का मुझे कॉल आया था। तो आपने किसे बताया मतलब घर पे? सबसे पहले मैंने अपने पापा को। तो मतलब उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने बहुत मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई में। मम्मी का भी इक्वल रोल रहा है, लेकिन एक होता है ना वो फैक्टर कि पापा की वजह से मैं थोड़ा ज्यादा आगे जाती थी। तो सबसे पहले मैंने कॉल करके अपने पापा को बताया कि मेरा अल्टीमेटली हो गया है सिलेक्शन, तो बहुत खुश थे। तो इस एग्जाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, पापा से या फिर कहीं और से? कैसे मेरी टीचर है जो 11-12 में मुझे हिंदी पढ़ाती थी, शीला गुप्ता मैम, उन्हीं की वजह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैं तो बीपीएड की तरफ चली गई थी कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं नेशनल लेवल प्लेयर रही हूँ। तो मैंने सोचा हाँ जी, हैंडबॉल की मैं प्लेयर रही हूँ, तो मैंने सोचा बीपीएड करके कोच वोच बन जाती हूँ, इजी काम है। तो मैं पासिंग सर्टिफिकेट लेने स्कूल गई थी अपने, तो मैम मुझे वहाँ मिल गई। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो बेटा आजकल, तो मैंने कहा मैम बीपीएड करना है। तो वो बहुत गुस्सा हुई थी जी। कि आपने शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मैं हमेशा से दिल्ली में रही हूँ बचपन से ही, क्योंकि तो मेरी स्कूलिंग वगैरह दिल्ली से ही हुई है। मेरा 11-12 मैंने शालीमार बाग में अपना एक स्कूल है प्रभुदयाल पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है पॉलिटिकल साइंस से, जो कि लक्ष्मी हाँ जी DU से। और मास्टर्स फिर मैंने प्रिपरेशन के साथ ही किया है अपना ओपन से, इग्नू से।
अच्छा, फिर आगे नेट JRF वगैरह का नहीं सोची आपने? अभी मैंने लास्ट एक अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा नहीं हुआ है, और अब तो मुझे लगता है कोई प्लान भी नहीं मेरा देने का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बेटर ऑप्शन है। जी, जब मैम आपकी पहली सैलरी आएगी तो मतलब क्या करोगी इसका? तो यही क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, देखिए आपका है तो अच्छा, लेकिन मुझे लगता है मेरी पहली जो सैलरी जो जाएगी वो मेरे घर वालों के लिए है। जी। एक तो भगवान का थैंक यू, मुझे मतलब मेरा प्लान है कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ एक बार, अगर मेरी सैलरी वगैरह आ जाती है तो मतलब मुझे जाना है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए यार मतलब कुछ ना कुछ करना है। अच्छा। उन्हीं के लिए अब तक मैं सारा कर रही थी, उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो पहली सैलरी मेरे घर वालों के नाम और भगवान के नाम, उनके लिए कुछ करूंगी। ओके। तो मैम जैसा कि कई नए बच्चे होते हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं मतलब यूपीएससी का या पीसीएस का, शुरुआती स्टेज में उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक तो अनशन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए बहुत मैं फ्रेंकली ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि इनिशियली क्या होता है ना, जैसे आप मार्केट में जाओ, अगर आपको पता करना है, दुनिया भर के सोर्सेज हैं। मैं भी अगर जाती हूँ ना तो मुझे भी एक बार के लिए लगता है ये भी खरीद लेती हूँ, ये भी खरीद लेती हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। बचना है सबसे पहले तो आपको अपनी अप्रोच बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे किन चीज़ों में नहीं जाना है। जाना है तो सबको पता है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मतलब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको 100% गारंटी देते हैं, तो ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, आपकी मेहनत है। हाँ, डेफिनेटली कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैंने भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो एक संकल्प इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से गाइडेंस ली है, क्योंकि मेरी मैम ने मुझे वो रेफ़र किया था। लेकिन कोई भी कोचिंग आपको 100% सक्सेस नहीं देता है, मेहनत आपको करनी है, अप्रोच आपको बनानी है, टीचर सिर्फ आपको गाइड करते हैं। जी मैम, कोचिंग का जैसे कि आपने बोली अभी, कोचिंग का क्या योगदान है इस एग्जाम में? क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये वेरी करता है, देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे मुझे पर्सनली क्या था, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था इस फील्ड का, मेरी मैम ने, किसी को होता है कि बेसिक पता नहीं होता है उनको। हाँ जी बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि उनको कोचिंग लेनी चाहिए और उनको थोड़ा हेल्प मिल सकती है तो डेफिनेटली लीजिए अच्छी जगह से, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत दुनिया भर के अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो चैनल्स हैं, वो लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं और बहुत कम कॉस्ट में करा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो वेरी करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ के ले कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैम, आपके मतलब लाइफ में या तैयारी के दौरान ऐसा कौन सा टाइम रहा जब आपको मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा हो, आप मतलब अपने अंदर से टूट गई हो ऐसा? मैं ये नहीं बोलूँगी कि अंदर से टूट गई और अपनी तारीफ नहीं कर रही उसमें मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूँगी, वो कॉन्फिडेंस मुझे हमेशा से था। लेकिन डेफिनेटली जब मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें फाइनल में मेरा नाम नहीं आया है तो एक सेटबैक तो होता है कि यार इतना मेहनत करी नहीं हुआ, तो ये चीज़ हमेशा लगती थी। लेकिन मेरी मैम जो थी वो हमेशा बीच बीच में कॉल करके पूछती रहती थी, शीला गुप्ता मैम, की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो हमेशा बूस्ट करती थी। और सेम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा बूस्ट करते थे, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ अगले में हो जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा रहती है। प्लस आपके दोस्त अगर बहुत अच्छे जॉली नेचर वाले हों तो वो आपको बकअप करते रहते हैं हर वक्त कि तुम कर लोगी यार, क्योंकि हम सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस दिन आपका लक थोड़ा सा काम कर जाएगा, आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके मैम, शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? ये वेरी करता है। देखिए मैं पर्सनली शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बनाती हूँ, लेकिन लोग बुक पे भी लिख देते हैं ऊपर में। हाँ, ये चीज डेफिनेटली करनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं। बुक मैं खुद करती हूँ, बुक के ऊपर में कई लोग जैसे प्लस जैसे आप सपोज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक है, तो आपको उसका 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका फर्स्ट अगर कोई मीटिंग है तो कहाँ पर हुई, उसका थीम क्या था, इसको इनॉग्रेट किसने किया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस की बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो क्या है कि उसका एक सेट पैटर्न है कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है 2018-19 से लगातार और उसी लाइन पर पूछ रहा है अभी तक। जी मैम, आपकी मतलब बुक लिस्ट क्या थी? बुक लिस्ट बता दो आप लास्ट में। बुक लिस्ट अगर जैसे फर्स्ट में पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है और उसको ही मैंने मेंस में क्या किया, वैल्यू एडिशन किया है सिर्फ, मतलब स्टिकी नोट्स उस पे पेस्ट करके लिमिटेशंस क्या है किसी चीज़ के, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कोई कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन वगैरह को मैंने स्टिकी नोट्स की हेल्प से वैल्यू एडिशन किया है। बट लक्ष्मीकांत मेरा प्राइम सोर्स था उसके लिए। जी, हिस्ट्री वगैरह का बता दो। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफर किया है, उसको मैं पढ़ती थी। एशियंट के लिए मैं अपनी जो एनसीईआरटी है प्लस लूसेंट, बहुत अच्छा सोर्स है आपके फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए। और मिडीवल के लिए मैंने सिर्फ जो हमारी लूसेंट है उसको मैंने रेफर किया है। और अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की तो मतलब एक बुक आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, शंकर आईएएस करके। शंकर आईएएस, यस। तो मुझे लगता है वो मतलब आपके बेसिक्स की बहुत अच्छी बुक है। प्लस करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम हुई या कोई ऐसा बजट एलोकेशन हुआ है तो उससे आप उसको वैल्यू एडिशन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है। अगर आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हैं, आप उसको लूसेंट की हेल्प से थोड़ा सा फैक्ट्स अपने
ब्रश अप कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर ओरिएंटेड होनी चाहिए मुझे लगता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, और प्लस इंटरव्यू तो आपका करंट अफेयर्स है ही पूरा पूरा।